Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है वो बीजेपी की है और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर वो सेकंड राउंड में सेकंड टर्म की अपनी सरकार चला रहे हैं। दोस्तों जिस तरीके से पिछले लगभग 9 साल में हरियाणा में जो डेवलपमेंट दिख रहा है, डेवलप पॉजिटिव वे में देखा जाए तो वहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो रही है जहाँ पे वो क्षेत्रीय जनता भाजपा सरकार से खुश हो। जैसा कि वहाँ के लोग बताते हैं, वहाँ पे ये देखा जाता है कि अक्सर ऐसे विवादित बयान भाजपा के नेता, भाजपा की सरकार के सीएम तक, मनोहर लाल खट्टर तक ऐसे बयान दे सकते हैं कि लोग हैरानी करते हैं कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर ऐसे महिलाओं के प्रति ऐसे विचार रखते हैं। एक बार तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था कि महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है, जो हादसे होते हैं, उसके पीछे वो खुद महिलाएं ही ऐसी हरकतें करती हैं जिनकी वजह से उनके साथ में उनका शोषण किया जाता है। उनका कहना था कि जो लड़कियां पढ़ लिख कर आधुनिक कपड़े पहनकर ऑफिस या पार्क में कहीं जाती हैं तो उनके साथ रेप या व्यभिचार होना लाजमी है। उनका ये मानना है कि लोग ऐसी महिलाओं को उनके जो पाश्चात्य संस्कृति के कपड़े देखकर उनके साथ रेप करने की भावनाएं जन्म देती हैं। ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है। बाद में उन्होंने उसको शायद अपनी बात को सही करते हुए कहा कि मेरे बयान को लोगों ने, मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हरियाणा में एक हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसको लेकर इस समय हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और उनकी सरकार इस समय काफ़ी चर्चा में है। दोस्तों आपने डेरा सच्चा सौदा का नाम तो सुना होगा, जिसके प्रमुख थे, अभी भी हैं, प्रमुख हैं गुरमीत राम रहीम, जिनके ऊपर दो साल पहले मुकदमा हत्या और बलात्कार का था। केवल मामला आरोप का नहीं था बल्कि एक कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया था कि उन्होंने 2 लड़कियों के साथ बलात्कार और 2 लोगों की हत्या की है, जिसको लेके एक कोर्ट ने उनको आजन्म कैद, 2 मामलों में अलग अलग आजन्म कैद की सज़ा सुनाई थी। उसी को लेकर वो आजकल हरियाणा की सुनहरी जेल में बंद चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या ठाठ से उनका वहाँ पर रहना सहना है कि जब मन चाहता है सरकार उनको सिफारिश करके जेल से पैरोल पर छुड़ा लेती है। आपको हैरानी होगी कि जेल में 2 साल में उन्होंने 6 महीने तक जेल से बाहर रहकर ज़िंदगी गुजारी और कोई विशेष बात नहीं होती। दोस्तों वो अपना जन्मदिन मनाने भी जेल से बाहर आ जाते हैं और सरकार उसकी सिफारिश करती है। अब आपको इस बात पे तो हैरानी होगी ही कि एक अपराधी, बलात्कारी और हत्यारे के पक्ष में कैसे एक सरकार खड़ी हो जाती है। यानी जब चाहें तब उनको पैरोल दे दी जाती है। राजस्थान का आसपास के पूरे इलाकों में देख लीजिए, जेलों की जो हालात हैं उसमें ना जाने कब से लोग परेशान हैं, जमानत नहीं हो रही है। ऐसे गरीब और निराश्रय बेबस लोग जेल में ठूसे गए हैं, उनको कभी भी पैरोल मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती है। और उससे तुर्रा ये कि सरकार ने उनको जेड प्लस सिक्योरिटी प्रदान की। अब लोगों के बीच में ये मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि हरियाणा सरकार बाबा गुरमीत कौर के प्रति इतना ज़्यादा मेहरबानी क्यों दिखा रही है।
उसके पीछे भी आप समझ सकते हैं कोई ना कोई राजनीतिक मकसद होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि डेरा सच्चा सौदा पूरे देश में तो मशहूर है और उनके फॉलोअर्स विदेशों में भी रहते हैं। यानी डेरा के जो प्रमुख हैं राम रहीम बिल्कुल लैविश ज़िंदगी जीते हैं। अपने सिरसा के जो उनका जो रहने का स्थल आश्रम है वहाँ पर आपको जाने पे पता चलेगा कि वजह से वो इंडिया में है ही नहीं। इस तरीके से उनकी शानदार ज़िंदगी है। दोस्तों, ये बात मैं कतई नहीं कह रहा कि केवल बीजेपी की सरकार या बीजेपी ही ऐसे बाबाओं को पनाह देती है या उनके घर जाकर ये खुद उनके कदमों में लौटते हैं। इसमें कांग्रेस का भी हाथ होता है। कांग्रेस ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये सब किया जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी। सिर्फ उनके फॉलोअर्स को कैश कराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के नेता इन बाबाओं के संपर्क में आते हैं और उनको राजनीतिक संरक्षण देते हैं ताकि उनकी सरकार कभी भी संकट में आए तो उनको इनका सहारा मिल जाए। इस तरीके से बाबा गुरमीत कौर पे तो गुरमीत राम रहीम पे तो ये आरोप लगा था कि उन्होंने एक पत्रकार को भी मरवा दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसने उनका कच्चा चिट्ठा खोलने की बात कही थी। और दूसरी तरफ अब आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं कि उनको बॉलीवुड के हीरो को की तरह जिंदगी जीने का काफ़ी शौक था। इसके लिए वो लाख करोड़ों रुपए फेंक देते थे। यानी वो अपने ही फिल्म प्रोडक्शन का काम करते थे, उसमें वो खुद हीरो होते थे, उसमें खुद उनकी स्टोरी होती थी, गीत संगीत, यानी वन इन ऑल, मतलब सब चीज़ उनके इशारों वो होता था। और इस शौक़ को उन्होंने पूरा करने के लिए 2-3 फिल्में भी बनाई, लेकिन मार्केट में उनका वैसे कुछ खास फिल्मों का प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ये बात तो तय है कि वो अपनी शाही ज़िंदगी जीने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। दोस्तों, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब भी कोई महिला विरोधी या महिला के साथ मामला उठता है तो उसमें सबसे ज़्यादा करीबी बीजेपी के ही निकलते हैं। चाहे वो आपको गुजरात में देख लीजिए, 2002 में बिल्किस बानो के साथ में जो सामूहिक बलात्कार और सामूहिक हत्या की गई थी, एक ही परिवार के 7 लोगों को मारने का जो काम किया था, वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जब 2022 में प्रधानमंत्री मोदी अपने 15 अगस्त के दिन लाल किले से भाषण दे रहे थे तो वो सिर्फ यही कह रहे थे कि देश की महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा का हमारा पहला उद्देश्य हमारा यही है। और दोस्तों, ठीक उसी दिन 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के जो 11 आरोपी थे, आरोपी नहीं बल्कि वो दोषी थे, उनको जेल से रिहा करवाया था। दोस्तों, ये तो एक तरीके से वही बात हुई, एक तरफ आप सम्मान की बात कर रहे हैं, वहीं आपकी गृह प्रदेश में बलात्कारियों को इस तरीके से रिहा किया गया जैसे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, और उनको बाकायदा माल्यार्पण कर उनके आने पर जो मिठाइयाँ बटी, महिलाओं ने मंगल गीत गाकर उनका स्वागत किया। इससे तो साफ जाहिर होता है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। दोस्तों, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से ये पूछा है कि इतनी मेहरबानी एक हत्यारे और बलात्कारी के लिए आप क्यों रखते हैं। उन्होंने पूछा कि कितने और लोगों के साथ में आपने इस तरीके से दरियादिली दिखाते हुए उनको, जो अन्य कैदियों को आपने कितनी बार पैरोल पे भेजा है। इस बात का सरकार के पास शायद कोई जवाब नहीं है। सिर्फ वो अपनी बात रखने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के अच्छे आचरण को देखकर उसको पैरोल मिलना उसका अधिकार होता है। तो वही उसी सवाल पर, उसी जवाब पर हाई कोर्ट के माननीय जज ने ये पूछा
कि आप हमें लिस्ट दीजिए कि कितने % लोग और भी लोगों के साथ में आपने पैरोल में देने में इतनी दिलचस्पी दिखाई। इस पे उनके पास कोई जवाब नहीं था। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि हम कैदियों को ओपन जगह पर ओपन जेल बनाने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें ऐसे लोगों को हम उनको खुली हवा में सांस लेने का अधिकार देंगे। दोस्तों, आपको अफसोस होगा कि जहां देश भर में ये देखा जा रहा है कि हजारों लोग महीनों से, हजारों लोग सालों से जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी सुनवाई तक नहीं हो रही, यहाँ तक कि उनके मामले का ट्रायल तक नहीं हुआ है। ऐसे हालात में आप एक बलात्कारी और हत्यारा जो कि जेल में सजा काट रहा है, उसको पैरोल देने में इतना दरियादिली क्यों दिखाई जा रही है? ये एक बहुत ही अहम सवाल हाई कोर्ट ने सीएम खट्टर से पूछा है। दोस्तों, सवाल तो यक्ष है और महत्वपूर्ण भी। शायद सरकार के पास इस बात का कोई जवाब ना हो। अक्सर ये देखा जा रहा है कि जब भी कोई महिला के साथ में दुर्व्यवहार, उसके साथ व्यभिचार या उसके ऊपर टीका टिप्पणी या उसको बेइज्जत किया जाता है, तो उसमें उसके पीछे वही लोग दिखते हैं जो कि भाजपा के काफ़ी करीबी होते हैं। अब आप बात कर लीजिए, 2-3 साल पहले पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद जो शाहजहांपुर से आते थे, उनके ऊपर भी वहाँ उनके कॉलेज में, लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके साथ में पूर्व मंत्री ने बदसलूकी की, उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया उनसे, यहाँ तक कि उनके जो वीडियो उसने पेश किए उसमें वो उस लड़की के साथ में अपने शरीर को मालिश करवाते दिख रहे थे। इसके बावजूद प्रभावशाली मंत्री होने के कारण भाजपा के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले जो चिन्मयानंद थे, उनको यूपी सरकार ने किसी न किसी तरीके से बचा लिया। साथ ही उस पीड़िता को ही इस आरोप में जेल में भेज दिया गया कि ये एक षड्यंत्र किया गया था। दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें कि भाजपा उन बलात्कारी या हत्यारों के पीछे में खड़े हो जाते हैं जिनका चरित्रहीन होते हैं वो। जैसे कि आपके दो साल पहले यूपी में उन्नाव के एक बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का भी किस्सा जुड़ा है, जो कि एक दलित लड़की के साथ में कई सालों तक उसके साथ दुराचार किया, लगातार उसको शारीरिक शोषण करते हुए। जब उसकी शिकायत की गई, पहली बात तो स्थानीय पुलिस एक विधायक के खिलाफ में, वो भी बीजेपी का जिसकी सरकार चल रही हो, वो उनको कैसे उनके खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं? ये आपको किसी ना किसी तरीके से जब दबाव पड़ा उनके खिलाफ में, जब रिपोर्ट दर्ज हुई, तो उसके बाद वो विधायक खुलेआम घूमता रहा, यानी सचिवालय आता जाता रहा। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करता रहा, लेकिन पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई। आखिरकार काफ़ी दिनों तक उस लड़की का जब ये केस देशव्यापी हो गया, तब ये समझ में आया कि हाँ, अब मामला गले से नहीं उतरेगा। इस वजह से अब हमको मामला जब सीबीआई के हाथों गया, तब जाकर कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी संभव हो सकी। इससे पहले तक मोदी और योगी ने उनको गिरफ्तार करने तक की जरूरत नहीं समझी। इसी तरीके से आप बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को देख लीजिए, वो उन पे ओलंपिक पदक विजेता महिला खिलाड़ियों ने बलात्कार तक का आरोप लगाया और उसका दिल्ली में एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो भी आराम से जमानत पे छूटे पड़े हैं। और हाँ, ये मामला केवल बीजेपी को सहूलियतें देने का है। अब आप देख लीजिए कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लगभग 1 साल से
तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पे फर्जी मुकदमे लादकर उनको सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए जेल भेज दिया गया। उनके साथ में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी थे, उन पे भी PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनको जेल में रखा हुआ था। लेकिन अब अभी ताज़ा मामले में तो 4 महीने पहले जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जिसका कोई भी सबूत नहीं, कोई भी पैसा या धनराशि बरामद नहीं की गई, उसके बावजूद उनको तिहाड़ जेल में बंद कर रखा है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, दिल्ली दंगों में जो संप्रदाय विशेष के लोगों को जो दिल्ली पुलिस ने फर्जी केस में फंसाकर जेल में भेज रखा है। यहाँ तक कि अब हालात ये हो गए हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे स्कॉलर लड़के जो कि PhD के स्टूडेंट हैं, उनको पिछले 4 साल से जेल में रखा हुआ है और उनकी सुनवाई तक नहीं हुई है। 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की जब सुनवाई नहीं हुई, तब उसने जाकर हताश होकर सुप्रीम कोर्ट से अपनी उस याचिका को वापस ले लिया जिसमें उसकी बेल की याचिका लगी हुई थी। वो इतना निराश और हताश हैं कि उनको इस समय न्यायालय से भी कोई भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए।